हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे बीएसएससी के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन में सेट नंबर 10 को। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट इसमें कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ हमने किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, खान सर की पुस्तक से लगभग 12 प्रैक्टिस सेट। तो बीएसएससी के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप लोग चैनल पे विजिट करके सारे वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी बीएसएससी से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 10 को। सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो परिसीमन आयोग जो है ये किस लिए गठित किया जाता है, तो ये निर्वाचन से संबंधित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, उसी के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और पहली बार ये किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे कि इसका मुख्य कार्य जो है वो जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना होता है। यानी कि जनसंख्या के आधार पर कितनी जनसंख्या पर एक विधानसभा की सीट होगी और एक लोकसभा की सीट होगी, ये जो है ये परिसीमन आयोग करती है। तो ध्यान में रखेंगे पहली बार 1952 में गठित हुआ था। नाउ 2, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रिप्स मिशन जो है ये कब आया था भारत में, तो ये आया था 1942 में। ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये बोला था क्रिप्स मिशन ने कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करवाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। 3, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। तो 73वां संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके बाद जो पहला राज्य है जिसने पंचायती को लागू किया था वो था मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पंचायती राज जो है ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम इसको लागू करने वाला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था। 4, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है। तो नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो है इसको अधिसूचित करने में संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है ये सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 5, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। तो यह कथन है किसका है, तो यह है के.एम. नाम्बियार का। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपात है, एक राजकीय आपात है और एक फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपात है। 352, 356 और 360। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो अभी भारत के अंदर जो है वो एक जो व्यक्ति है वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और यह प्रावधान जो है ये लिया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है ये किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1964 में। 8, भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 263 में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आर्टिकल 263 इससे संबंधित है। 9, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है।
तो आपको पता होगा कि कुल 4 ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और शिल्पवेद, और इन चारों वेदों का एक एक उपवेद भी है, जैसे कि ऋग्वेद का है आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और शिल्पवेद जो है ये किसका है, ये है अथर्ववेद का उपवेद। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। 10 वंश और उसके संस्थापक को मिलाना है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दिया है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक में दिया है पृथ्वीराज प्रथम का नाम, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने की थी, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। चौहान वंश वासुदेव ने की थी, परमार वंश उपेंद्र ने की थी और गहरवाल वंश चंद्रदेव ने की थी। और सोलंकी वंश पृथ्वीराज वन ने नहीं बल्कि किसने की थी, मूल राज ने की थी, मूल राज। 11 शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो शेरशाह सूरी ने चौसा युद्ध के बाद जो है ये शेरशाह की उपाधि को धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौसा का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, 26 जून 1539 को। चौसा कहाँ पे है, ये बक्सर में है। और चौसा का युद्ध जो है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी जो है ये विजय हुआ था और शेरशाह की उपाधि से ही गद्दी पे बैठा था। तो ध्यान में रखेंगे चौसा का युद्ध 1539 26 जून। 12 उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो उत्तराधिकार का जो युद्ध है ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। और अंतिम रूप से औरंगजेब जो है ये दारा शिकोह को किस युद्ध में, तो देवराय का युद्ध, देवराय के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित करके दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 13 तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी ये बिहार शरीफ थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण जो है 1324 में गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जीएसटी बंगाल अभियान से लौटते समय किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी आक्रमण में गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को भी पराजित किया था। तो कर्नाट वंश का संबंध किस राज्य से है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखेंगे बिहार के उत्तर बिहार से है। 14 बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो चंपारण कृषि कानून जो है ये पारित हुआ था 1918 में। 1917 में चंपारण आंदोलन होता है, जिसके बाद 1918 में चंपारण कृषि समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया जाता है। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है और बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इसी को चंपारण कृषि कानून कहा जाता है, जो कि 1918 में पारित होता है। 15 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे दिया है 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता। तो पहला है लखनऊ। लखनऊ से किसने लीड किया था, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, सही है। कानपुर, कानपुर से किए थे नाना साहेब। झांसी से की थी रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली। तो विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 16 जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था, 1945 में हुआ था। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 17 राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्थान जो है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रथम पूछ रहा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो प्रथम संस्था जो है ये है आत्मीय सभा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1814 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर पूछ ले कि वेदांत कॉलेज, उसकी स्थापना 1825 में की गई थी। कोलकाता
यूनिटेरियन कमेटी, ये 1821 में सब राजा राम मोहन राय के द्वारा ये स्थापित किया गया है। और तीसरा है ब्रह्म समाज, ये किया गया था 1828 में। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे इन सभी को। सबसे पहले किया गया था आत्मीय सभा 1814 में। 18 किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो सबसे पहला जो रोड है ये बनवाया था, मतलब कलकत्ता से लेकर कहाँ तक बनवाया था? हल्दिया तक। बहुत लंबा रोड बनवाया था, जीटी रोड बोलते हैं इसको। इसका जो नाम बदल देता है कौन गवर्नर जनरल होता है? वो लॉर्ड ऑकलैंड होता है, और इसका पुनर्निर्माण भी करवाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के समय में, ऑकलैंड के समय में ही क्या होता है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये जो रोड था ये कलकत्ता से दिल्ली तक का था। 19 नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली जो समिति थी सदस्यों की, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट जो है उसमें शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस के 1917 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, और ये पहली महिला होती है जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर पूछे पहली भारतीय महिला तो वो सरोजनी नायडू होती है 1925, और ये एनी बेसेंट पहली महिला होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी अली इमाम, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो रिपोर्ट है नेहरू रिपोर्ट, ये 1928 में प्रस्तुत की जाती है। 20 साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की गई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1927 में ये कमेटी बनी थी, 1928 में ये भारत आई थी, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल 7 सदस्य जो थे ये सातों के साथ ब्रिटिश थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 21 सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और अगर पूछे कि ये सलीम अली कौन थे, तो ये सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 22 प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और सॉरी ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम प्रधान पूछ रहा है, इंडिया का नहीं पूछ रहा है। तो ये जो है ये नाइजर से नहीं गुजरती है। ये कितनी डिग्री होती है प्रधान यामोत्तर? तो ये होती है 0 डिग्री, तो ध्यान में रखेंगे नाइजर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे? तो एक जो विशाल भूखंड था उसे कहा जाता था पेंजिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेंजिया। और ये जो है ये क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि पेंजिया में तेटिस सागर का पानी घुस गया, उसके बाद ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड इन दोनों में डिवाइड हो गया था। तो पहला जो विशाल भूखंड था ये पेंजिया ही था। 24 निम्नलिखित में किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर जो है ये कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे स्थित है? ये प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे स्थित है ब्रिटिश कोलंबिया। 25 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखते हैं। पहला है माउंट रेनर, ये कहाँ पे? यूएसए में है, सही है। एटना ये इटली में है, सही है। माउंट एपो ये कहाँ पे? ये फिलीपींस में है, ये भी सही है। तो बच गया माउंट पेरीकुटीन। माउंट पेरीकुटीन ये फिलिप्स में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये मैक्सिको में है, मैक्सिको, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। 26 निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? यानी कि कौन सा इसमें से लैंड लॉक कंट्री जो है वो नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसकी सीमा जो है ये महासागर और समुद्र दोनों से मिलती है। बाकी अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये तीनों जो है ये लैंडलॉक कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक जो है लैंडलॉक कंट्रीज है। अफ्रीका जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे नीचे में ऐसे करके जो है ये सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्री अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। 27
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देश और उसकी राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या, ऑस्ट्रेलिया की, ये है कैनबरा। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये है दुशांबे। तंजानिया की राजधानी क्या है, तो ये है डोडोमा। और वेनेजुएला काराकस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में है। और किन दो झीलों के बीच में स्थित है, तो ये ओंटारियो और इरी झील के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 29 निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमारा, कि बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ये सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है, नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो अगर आरबीआई जो है ये नकदी कैश रिजर्व रेशियो अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्राएं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति जो है ये क्या है, तो यह राजकोषीय नीति का पूरक है, मौद्रिक नीति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मौद्रिक नीति ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। राजकोषीय नीति ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। 32 निम्नलिखित में कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। तो इन 4 स्कीम में ग्रामीण विकास के लिए जो ये CRY है ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, चिल्ड्रेन राइट्स एंड यू। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका संबंध जो है वो बाल अधिकार से संबंधित एक NGO से है, ना कि कोई ग्रामीण विकास से है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी ट्राइसम ये क्या है, तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु परीक्षण कार्यक्रम है। JRY जवाहर रोजगार योजना, IRDP ये है ग्रामीण विकास समवर्ती ग्रामीण विकास कार्यक्रम। लेकिन क्राई का संबंध जो है वो एक NGO से है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो विदेश व्यापार नीति से संबंधित है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अभी इसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। 34 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है ये IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। IMF की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC के अंदर है। 35 भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था। तो भारत जेंडर बजटिंग जो है ये शुरू किया गया था केंद्रीय बजट 2005-06 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जेंडर बजटिंग से क्या तात्पर्य है कि लैंगिक समानता के लिए कानून प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण के साथ शिशु कल्याण के लिए धन का आवंटन। वर्ष 2005 ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजट को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36 किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है। तो गीता कार्मिक बीमा योजना जो है ये शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, तारी निकालने वाले श्रमिकों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने हेतु ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 37 विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 131। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे है सिंगापुर और लास्ट में है उत्तरी कोरिया। 38 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ये 1993 में किया गया था और इसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है ये दिया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। 39 राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो डॉल्फिन दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है।
तो कौन सा तूफान आया था जिसने म्यांमार और बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? तो ये था मोचा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 41 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये क्या है? वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल पे प्रस्तुत की जाती है। तो 21 में प्रस्तुत हुआ था, तो अब फिर 23 में प्रस्तुत होगा, यानी कि अब 24 में हमें उसको पढ़ना होगा। तो इसके अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो ये है 2.91%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 42 हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एस.एम. कृष्णा का संबंध जो है ये है लोक कार्य से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 43 दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? तो दीप ग्रेस इक्का का संबंध जो है यह है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44 द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में कौन है? तो एलिफेंट विस्पर जो है इसके निर्देशक हैं कार्तिकेय गोंजाविलिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये द एलिफेंट विस्पर को 2023 ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 45 एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एससीओ 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये भारत के अंदर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 46 किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 47 भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? तो ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 48 ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को जाना जाता है शांति पाइपलाइन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 49 पेगासस सॉफ्टवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो पेगासस जो है ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, ये इजराइल के द्वारा बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 50 निम्न में कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है, यानी कि सत्य फल नहीं है मतलब फॉल्स फ्रूट इसमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा सेब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है अंजीर, अनानास, ये सब जो है ये सब फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं। 51 जैसे जैसे हम आवर्त पीरियड में आगे बढ़ते हैं तत्वों का संयोजकता वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी जो है प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पता होगा कि 4 से अधिक वैलेंसी किसी का नहीं होता है, तो पहले बढ़ता है 4 तक, उसके बाद फिर घटता है। 52 कार्बन 12 परमाणु में होता है, तो 12 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परमाणु क्रमांक जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को घटाकर। तो परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका द्रव्यमान है 12, तो 12 में से फिर अगर हम 6 घटाएंगे तो ये हमारा न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा। 53 डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो अगर डंक लगा हो तो ये बेकिंग सोडा से आराम मिलता है, बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 54 किसी भी उदासीन विलय का पीएच होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच जो होता है ये 7 होता है। 7 से कम वाले का क्या होता है? एसिडिक होता है, 7 से अगर कम हो, और 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक होता है, और 7 हो तो न्यूट्रल होता है। 55 सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है, तो सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण जो है ये क्या है? तो ये है फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि होती है, फोटोट्रोपिज्म, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 56 वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है ये पीश ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 57 निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है,
तो पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन जो है ये क्या है, तो ये है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 58, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, जबकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 59, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन जो है यानी कि मैग्निफिकेशन, ये कैसा होता है, ये ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 60, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो है ये कैसे होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 61, टका सोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है। तो टका जो है ये टीन और लेड से मिलकर बनता है, टीन और लेड का मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 62, निम्न में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा मेडुला। मेडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अग्र मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं, जिसमें कि सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस ये सब पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मेडुला क्या करता है, मेडुला तो जैसे कि हम भोजन निकलते हैं, उल्टी करते हैं, छींकते हैं, या फिर हृदय स्पंदन होता है, ये सब जो होता है, खांसते हैं, ये सब नियंत्रित मेडुला के द्वारा होता है। 63, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। 64, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक जो है यह फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे मीठा शुगर पूछ ले तो ये भी फ्रक्टोज ही होता है। 65, मांसपेशी के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें कौन अधिक आवश्यक है। तो मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 66, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से क्या प्रभावित होता है, तो प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 67, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है जीव और उससे संबंधित उनका संघ। तो देखते हैं, तारा मछली ये किस में आती है, ये आती है संघ एकाइनोडर्मेटा, संघ एकाइनोडर्मेटा। पाइला ये संघ मोलस्का में आती है। नेरिस ये एनेलिडा में आती है। और पेलेनेरिया ये प्लेटी हेमेल्थनीज इसमें आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सभी सही सुमेलित था। 68, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में रक्त का आयतन जो है ये शरीर के भाग का लगभग जो है ये 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और रक्त का पीएच जो होता है ये 7.4 होता है, यानी कि रक्त जो है ये क्षारीय होता है। 69, पत्ती का मुख्य कार्य है। तो पत्ती का जो मुख्य कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस में किस धातु का भी उपयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। 70, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो एक विद्युत पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता जो है ये कैसे लगाया जाता है, तो एक कंपास सुई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होने पर अपनी दिशा उत्तर दक्षिणी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित कर लेती है। 71, निम्नलिखित में किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है। तो प्रोटीन जो है ये रेशम में होती है, रेशम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नायलॉन, रेयॉन ये सब क्या सिंथेटिक फाइबर है। 72, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। तो मौसम की जो रिपोर्ट है ये बनाई जाती है किस थर्मामीटर का, तो अधिकतम न्यूनतम।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 73, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है ये निर्धारित की जाती है कंपन का आयाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 74, कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। तो कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ जो है ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन 75 कि अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अल्फा कण के बारे में जो सत्य कथन है वो है कि अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है और अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये दोनों जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आज हमारा यहाँ पे सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक का, और उसका पूरा आंसर भी मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे ताकि जो भी पीडीएफ अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।